गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मिसलिनियस लिगेंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में स्टडी की थी। इस बार जो मिसलिनियस लिगेंड्स थे उनके में देखा था अपन ने कि कुछ किलेट लिगेंड्स होते हैं। तो किलेट लिगेंड्स या फिर किलेट वलय ये क्या होते हैं कि जो पॉलीडेंटेड कंपाउंड होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मेटल के साथ एक से अधिक मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे एक साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होता है या साइक्लिक रिंग का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को अपन कीलेशन या साइक्लाइजेशन कहते हैं। तो जो कीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो सामान्य कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनसे क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, और इनके जो अधिक स्थायी होने का जो कारण है इनमें रिंग का फॉर्मेशन होना। तो इन किलेट संकुलों का जो स्थायित्व होता है वह किलेट वलय की संख्या या किलेट वलयों की संख्या के समानुपाती होता है। यानी कि किलेट वलय की संख्या जितनी अधिक होगी संकुलों का स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि CuEn का ट्वाइस कॉम्प्लेक्स पर 2+, एक अपन ने ये कॉम्प्लेक्स लिया है। दूसरा अपन लेते हैं FeEdTA-, तो एक अपन ने दूसरा कॉम्प्लेक्स आयरन का है। अब जब अपन देखते हैं कि Cu के कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि En जो है बाइडेंटेड लिगेंड है और EdTA जो अपना है हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो En क्या करता है कि कॉपर के साथ एक टाइम में दो, या क्या होता है कि एथिलीन डाइएमीन के पास दो डोनर एटम होते हैं जो कॉपर के साथ दो सिग्मा बॉन्ड मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इससे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो रिंग का फॉर्मेशन होता है। जबकि नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है EdTA का कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर लिगेंड जो है हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये जब आयरन के साथ मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाता है तो इसमें 5 रिंग का निर्माण होता है या 5 वलय फॉर्मेशन होता है। तो अपन ने देखा था कि किलेट संकुलों के अंदर जितनी अधिक रिंग का फॉर्मेशन होता है उनकी स्टेबिलिटी उन संकुलों की उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स की जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो जो आयरन का कॉम्प्लेक्स है जो EdTA लिगेंड से बना है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वह कॉपर वाले कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा है, क्योंकि EdTA जो है वह हेक्साडेंटेड लिगेंड है जो कि 5 रिंग्स का फॉर्मेशन करता है। जबकि En इथाइलिन डाइएमीन जो है वह बाइडेंटेड लिगेंड है जो कि कॉपर के साथ 2 रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि जो आयरन का कॉम्प्लेक्स है उसमें रिंग्स की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि जो किलेट कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है या जनरल क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी कि अगर इन कंपाउंड्स के अंदर अपन देखेंगे इनकी स्टेबिलिटी के आधार पर, तो इसमें क्या होता है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जैसे से किलेट वलय बनती है तो इनकी एंट्रोपी जो होती है सामान्य कॉम्प्लेक्सेज की अपेक्षा ज़्यादा होती जाती है। और जब एंट्रोपी यानी डेल्टा एस का मान बढ़ता है, इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जब अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण देखते हैं कि डेल्टा G बराबर डेल H माइनस T डेल S, यानी डेल S यानी एंट्रोपी के मान में वृद्धि होती जाती है किलेट कॉम्प्लेक्सेज की। तो जैसे से एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, अधिक नेगेटिव होती है। और किसी भी रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन के लिए होता है कि उसमें डेल्टा G का मान हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ऐसे लिगेंड जिनके अंदर स्टेरिक हैंड्रेंस या त्रिविम बाधा पाई जाती है वे संकुल क्या होते हैं, जिन संकुलों में त्रिविम बाधा नहीं पाई जाती उन संकुलों की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। यानी जिनके अंदर स्टेरिक हैंड्रेंस पाई जाती है वे संकुल कम स्थायी होते हैं या कम स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि कोई लिगेंड है, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लिगेंड है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, दूसरे उसी कॉम्प्लेक्सेज के अंदर लिगेंड है 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। अब इन दोनों लिगेंड्स में जब 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बंध का निर्माण या कोऑर्डिनेशन बंध का निर्माण करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, और दूसरा 2 मेथिल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन मेटल के साथ जब
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मेथिल समूह है ये क्या करता है, जब नाइट्रोजन उसके साथ कोऑर्डिनेशन या सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, तो उसमें एक त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि उसके बॉन्ड बनाने में एक प्रकार से बाधित करता है उसको, या फिर बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को कम कर देता है, यानी उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो 2 मेथिल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है, इससे बने जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वह 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन से बने कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा कम स्टेबल होते हैं। रीजन इसमें ये होता है कि इसमें मिथाइल समूह की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यानी कि अगर लिगेंड्स के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस उपस्थित है तो वह उन किलेट कॉम्प्लेक्सेज की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, यानी कि कॉम्प्लेक्सेज का कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो संकुल होते हैं उन संकुलों के प्रकार के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के आधार पर या आवेश के आधार पर संकुलों के प्रकार। तो आवेश के आधार पर संकुल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चार्ज, दूसरे अनचार्ज, यानी कि जिनमें आवेशित या अनावेशित या फिर अपन यूँ कह सकते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज। और आवेशित जो होते हैं फिर से वह केटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेज में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट टाइप है अपना ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी, यानी केंद्रिकता के आधार पर, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल जो है एक उपस्थित है या एक से अधिक उपस्थित है, तो अपन यूँ कह सकते हैं मोनोन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर। यानी कि अगर मोनोन्यूक्लियर है यानी कि एक ही मेटल उपस्थित है तो उसको मोनोन्यूक्लियर कहते हैं, और एक से अधिक है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है अपना कॉम्प्लेक्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ लेप्टिसिटी, यानी कि लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो उसको अपन कहते हैं होमोलेप्टिक, और एक से अलग अलग प्रकार के हैं तो उसको कहते हैं अपन हेटेरोलेप्टिक। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि संकुलों की क्रियाशीलता के आधार पर। और संकुलों की क्रियाशीलता के आधार पर भी संकुल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लेबाइल और दूसरे होते हैं इनर्ट। और नेक्स्ट टाइप है अपना ऑन द बेसिस ऑफ डीकम्पोजिशन इन द सॉल्यूशन, यानी विलयन के अंदर संकुलों के विघटन के आधार पर, और विलयन में जो संकुल होते हैं उनका विघटन के आधार पर संकुल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेज और दूसरे होते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेज, यानी कि ऐसे संकुल जिनका कि पूर्ण विघटन हो जाता है तो उनको अपन क्या, यानी कि वो विलयन के अंदर विघटित हो जाते हैं, उनको कहते हैं इम्परफेक्ट, और जिनका विलयन में विघटन नहीं होता है उनको कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेज। और लास्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी कि ये वो संकुल होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज जो कॉम्प्लेक्सेज पर जो होता है उस चार्ज और सेंट्रल मेटल में आवेश अगर बराबर है यानी कि उदासीन है तो उसको अपन क्या कह देते हैं कि इनर कॉम्प्लेक्सेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और अगर उनमें किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्सेज पर चार्ज बचा है यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको अपन कह देते हैं सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट अपन लेते हैं, अब अपने क्या है कि जो सिलेबस में है सेकंड ईयर में वो इम्पोर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ लेप्टिसिटी। ये 3 टाइप्स जो है कॉम्प्लेक्सेज के ये महत्वपूर्ण है। फर्स्ट अपन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज या आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर जब अपन देखते हैं तो ये आवेश के आधार पर जो संकुल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा अनचार्ज्ड कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। दूसरा अपन देखते हैं चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। तो अनचार्ज्ड या उदासीन यानी कि ऐसे संकुल जिन पर किसी प्रकार का या उनकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात वह उदासीन होते हैं, उसको अपन कहते हैं अनावेशित संकुल या फिर उदासीन संकुल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CO NH3 का होल थ्राइस Cl3,
तो इसमें क्या है कि जो कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यानी 3 तो उसके साथ एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं और 3 उसके साथ क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, जो कि एमीन लिगेंड तो क्या होते हैं उदासीन, और क्लोराइड लिगेंड जो होता है ऋणावेशित लिगेंड है उस पर -1 चार्ज होता है। इसका मतलब 3 क्लोराइड है तो इसका मतलब -3, और इधर कोबाल्ट जो है वह है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की और इधर -3 3 क्लोराइड आयन की वजह से। तो यह क्या कैसा हो गया कि पूरे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर जो आवेश होगा वह 0 होगा। तो ऐसे संकुल क्या कहलाते हैं, अनचार्ज्ड कॉम्प्लेक्सेज या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इसी प्रकार NiCO4, इसमें क्या है कार्बोनिल है जो कि उदासीन लिगेंड है और निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। तो ऐसे संकुल जिनमें उनके कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता उसे अनावेशित संकुल या फिर उदासीन संकुल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। चार्ज्ड कॉम्प्लेक्सेज जो होते हैं वो क्या है कि 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर या समन्वय मंडल पर धनावेशित आवेश है या धनात्मक चार्ज उपस्थित है तो उसको कहते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्सेज, और अगर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो उसको कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या है कि केटायनिक कॉम्प्लेक्सेज जो ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे संकुल जिनकी समन्वय मंडल पर धनावेश उपस्थित होता है, फॉर एग्जाम्पल CONH3 का होल 6। अब इसमें जो एमीन जो है वो क्या है अमोनिया जो है उदासीन लिगेंड है, तो कोबाल्ट जो होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यह +3 आवेश इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर उपस्थित होता है। तो ऐसे संकुल जिनके कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर उसके समन्वय मंडल पर धनावेश उपस्थित होता हो तो उसको केटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और अगर उनकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं या ऋणावेशित संकुल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी, यानी कि केंद्रिकता के आधार पर। जब अपन केंद्रिकता के आधार पर देखते हैं, यानी कि उसमें कितनी मेटल उपस्थित है, एक मेटल उपस्थित है या एक से अधिक मेटल उपस्थित है, तो ये केंद्रिकता के आधार पर फिर से 2 प्रकार के होते हैं संकुल। तो फर्स्ट अपन लेते हैं कि मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज, यानी एक केंद्रकीय संकुल, और दूसरे अगर एक से ज़्यादा उपस्थित है तो उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज या बहुकेंद्रकीय संकुल कहते हैं। तो मोनोन्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं यानी ऐसे संकुल यौगिक जिनके अंदर केवल एक सेंट्रल मेटल एटम उपस्थित हो, फॉर एग्जाम्पल FeCO5, इसके अंदर केवल एक सेंट्रल मेटल एटम आयरन उपस्थित है। नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज जो होते हैं उनमें क्या होता है कि एक से अधिक सेंट्रल मेटल उपस्थित होती है, वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो ऐसे संकुलों को अपन क्या कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया इसमें तो कोबाल्ट के 2 मेटल एटम उपस्थित है, तो इसमें क्या होते हैं कि ये दोनों मेटल या तो मेटल मेटल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है या फिर किसी लिगेंड के द्वारा या सेतु के द्वारा, जिसको अपन क्या कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनके अंदर या तो जो मेटल्स होती है वह आपस में मेटल मेटल बॉन्ड के द्वारा या फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स के द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट अपना कॉम्प्लेक्सेज का प्रकार है लेप्टिसिटी के आधार पर, यानी कि लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। तो ये लेप्टिसिटी के आधार पर जो होते हैं वह संकुल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज और दूसरे होते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज का मतलब है कि ऐसे संकुल जिनके अंदर मेटल से जुड़े लिगेंड सारे एक जैसे हो, जैसे CONH3 6, इसका कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन इससे जुड़े के सारे लिगेंड जो है वो एक जैसे हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज में क्या होता है कि ऐसे संकुल जिनके अंदर मेटल से जुड़े
लिगेंड्स जो होते हैं एक से अधिक प्रकार के होते हैं, यानी कि एक जैसे न होकर के अलग अलग प्रकार के, एक से अधिक, 2 प्रकार के भी हो सकते हैं, 3 प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CONH3 का होल थ्राइस Cl3। अब इसमें भी कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह तो 6 है, लेकिन इसके अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो NH3 लिगेंड, उदासीन लिगेंड, और दूसरा क्लोराइड लिगेंड। तो ऐसे संकुल जिनके अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हों, उन संकुलों को अपन हेटेरोलेप्टिक संकुल कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि क्रियाशीलता के आधार पर संकुलों का प्रकार। तो क्रियाशीलता के आधार पर जब अपन संकुलों के प्रकार देखते हैं तो क्रियाशीलता के आधार पर जो संकुल होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेज और दूसरे होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेज। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेज का मतलब होता है, या चंचल संकुल का मतलब होता है कि ऐसे संकुल जिनके अंदर जो लिगेंड उपस्थित है वह बाहरी किसी लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि उसके द्वारा अपन हटा देते हैं उसको, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं। और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेज ऐसे कॉम्प्लेक्सेज होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को वहाँ से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, तो इस प्रकार के संकुलों को अपन क्या कहते हैं, अक्रिय संकुल या इनर्ट कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं। नेक्स्ट संकुलों के प्रकार हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीकम्पोजिशन इन सॉल्यूशन, यानी विलयन में विघटन के आधार पर, कि संकुलों का विलयन में विघटन किस प्रकार से होता है। तो विघटन के आधार पर भी ये संकुल जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेज, पूर्ण संकुल, और दूसरे होते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेज या अपूर्ण संकुल। पूर्ण संकुल जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका विघटन बहुत कम होता है, यानी कि वो सरल आयनों में विघटित नहीं हो पाते। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेज या अपूर्ण संकुल वो होते हैं कि जब इनको विलयन में अपन डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये सरल आयनों के अंदर आसानी से विघटित हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे FeCN6 ले रखा है अपन ने, तो ये क्या होगा कि इसका पूर्ण विघटन नहीं होता, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, समन्वय मंडल है, वह सरल आयनों में नहीं टूटता। तो ऐसे संकुलों को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण संकुल कहते हैं। और दूसरा है जो कैडमियम साइनाइड वाला, इसमें क्या है कि यह कैडमियम और साइनाइड में आसानी से पूर्णतः विघटित हो जाता है, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी से यह सरल आयनों के अंदर टूट जाता है, तो इसको अपन कहते हैं इम्परफेक्ट संकुल कहते हैं। और लास्ट टाइप जो है अपना ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी कि संकुलों का जो प्रकार है वह कोऑर्डिनेशन नंबर और सेंट्रल मेटल एटम और आयन के चार्ज के आधार पर, यानी कि ये इसके आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और दूसरा होता है इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है, इसको अपन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज भी कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़ करके उसके साथ मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद में इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि लिगेंड्स पर जितना आवेश होता है, या सेंट्रल मेटल एटम का जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना आवेश लिगेंड्स पर भी उपस्थित होता है, जो कि उस सेंट्रल मेटल एटम के आवेश को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ऐसे संकुलों को अपन क्या कहते हैं, इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल CO ग्लाइसिनेटो का होल थ्राइस। अब अपने को पता है कि ग्लाइसिनेटो जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, एक ग्लाइसिनेटो पर -1 चार्ज होता है, तो 3 है तो 3 पे -3। और इसी प्रकार कोबाल्ट जो है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कोबाल्ट का जो आवेश है धनावेश वह ग्लाइसिन के 3 लिगेंड्स के द्वारा कंप्लीट हो जाता है और पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कोई आवेश नहीं होता। तो ऐसे संकुलों को अपन क्या कहते हैं, इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि ऐसे संकुल जिनमें मेटल के जो आवेश होता है उसको लिगेंड्स के द्वारा पूर्णतः संतुष्ट कर दिया जाता है, उसे अपन इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
कहते हैं। सेकंड जो है इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेज ऑफ सेकंड ऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो मेटल का जो आवेश होता है वह लिगेंड्स के द्वारा पूर्णतया संतुष्ट न हो पाता, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उसकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उस पर किसी न किसी प्रकार का आवेश उपस्थित रहता है, यानी धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। तो ऐसे संकुलों को अपन कहते हैं इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेज ऑफ सेकंड ऑर्डर। जैसे FeCN6 है, इसमें पता है कि आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोरीन के 6 लिगेंड जो है आयरन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक क्लोरीन पर जो है -1 चार्ज है, तो 6 लिगेंड्स में -6, तो इधर -6 है लिगेंड्स में और मेटल पे है +3। तो इसको जब अपन देखते हैं तो पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर जो आवेश आता है वह -3 रहता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये है, यानी कि मेटल के आवेश को लिगेंड के आवेश के द्वारा संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे संकुलों को अपन कहते हैं इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेज ऑफ सेकंड ऑर्डर।